देखो, हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई, लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा कि पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है। इन सारी बातचीतों के दौरान हमने कुछ कंसेप्ट सीखे, जैसे कि हमने ये वर्ड सीखा एज, है ना। एजेस अगर ज़्यादा हो तो आप एजेस का इस्तेमाल करो। एक वर्ड हमने सीखा वर्टाइसेस, और तीसरा वर्ड हमने सीखा दैट इज़ फेस। अब ये जो तीनों शब्द होते हैं, इन तीनों शब्दों का मीनिंग क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, है ना, ताकि हम लोग आगे की अपनी जो क्लास है उसको बड़े ही शांति से कंटिन्यू कर सकें। तो वर्टेक्स का मतलब सीधी सरल भाषा में होता है कोने। अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट में कितने कोने हैं, दैट कोने इज नोन एज वर्टेक्स। खत्म। एजेस का सीधी सरल भाषा में मतलब होता है साइड्स। ठीक है, बराबर। अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें टोटल कितनी साइड्स हैं, ठीक है, साइड वन, साइड टू। वर्टेक्स हमेशा कैसे शो किया जाएगा, एक पॉइंट से, कि देखो ये एक बिंदी, ये मेरी वर्टेक्स है। एजेस यानी कि साइड, ये कैसे शो की जाएगी, ऐसी लाइन बनाकर, कि ये देखो मैंने एक लाइन खींच दी, ये मेरी एज है। और फेसेस का मतलब होता है सरफेस। ठीक है, कि वर्टेक्स और एजेस को अगर मिला दिया जाए तो जो प्लेन सरफेस क्रिएट होगी, उस पर्टिकुलर प्लेन सरफेस को हम लोग कहेंगे कोने, सॉरी, उसे हम कहेंगे फेस। जैसे मान लेते हैं ये एक फेस है, इस फेस में देखो ये कोने भी आते हैं, वर्टेक्स भी आते हैं, और देखो इसमें इस तरीके से आप लोगों की एजेस भी आती हैं, और एजेस और कोने मिलकर क्या बना रहे हैं, उस फेस को क्रिएट करते हैं। डन। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप एक्सरसाइज 10.3 के आखिरी के जो सवाल है वो अटेम्प्ट कर पाओगे, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा यूलर्स फॉर्मूला के बारे में बातचीत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ऑलमोस्ट आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के पास वर्टेक्स होते हैं, उस ऑब्जेक्ट के पास फेजेस होते हैं, उस ऑब्जेक्ट के पास कोने वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है उस ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, तो यूलर्स फॉर्मूला बेसिकली एक रिलेशनशिप है। ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला बेसिकली एक रिलेशनशिप है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपको एक रिलेशनशिप पता चलता है, किसके बीच का, एजेस के बीच का, ठीक है, अच्छा, फेजेस के बीच का, अच्छा, और वर्टाइसेस के बीच का। मतलब वर्टेक्स, फेजेस और एजेस, इन तीनों के बीच में एक फॉर्मूला बनाया गया, और उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला। एक मिनट, सॉरी। और आपको बस इसी यूलर्स फॉर्मूले को याद रखना है। क्या होता है यूलर्स फॉर्मूला, F प्लस V इक्वल टू E प्लस 2, दैट्स ऑल। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला। कई बार ये चीज़ ऐसी भी लिख जाती है कि जैसे ये E है, इस E को अगर आप यहाँ ले आएँ तो E अगर इधर आएगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2। तो कई लोग यूलर्स फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉरी, मुझे खांसी आ रही है। ठीक है, तो आप यूलर्स फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी एक चॉइस है। बस इसी को हम यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं। अब इस फॉर्मूले को याद रखना है, 1 मार्क के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट डाउन यूलर्स फॉर्मूला। और अगर ये नहीं पूछा गया तो हो सकता है F की वैल्यू दे दे, V की वैल्यू दे दे और E निकाले। मतलब बेसिकली टोटल 3 चीज़ें हैं, F, V और E। उनमें से कोई 2 डेटा आपको गिवन दे देगा और तीसरा डेटा आपको टू फाइंड करने को कहेगा। बस खत्म, हो गया हमारा काम।
अब इसी के बेसिस पे एनसीईआरटी में ये एक टू डू दिस वाला एक छोटा सा टॉपिक था, इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि अगर आपके पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, आपके फ्रीज़र में जो बर्फ़ जमती है उसकी जो शेप होती है उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। ये आपके पास एक क्यूबॉइड है। या फिर आप ऐसा अज्यूम करो, अभी आप जिस कमरे में बैठे हो उस वो एक क्यूबॉइड है, आप ऐसा अज्यूम करो। तो वो पूछ रहा है कि बताओ उस कमरे में, उस क्यूबॉइड में टोटल कितने फेस होंगे। जरा देखो अपने आजू बाजू आपके कमरे में कितने फेजेस हैं। एक ऊपर है, एक नीचे है, एक आजू है, एक बाजू में है, एक सामने है और एक पीछे में है। टोटल 6 फेजेस हैं आपके कमरे में। अच्छे से काउंट कर लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो नहीं, कर सकते हो काउंट, है ना। अच्छा ठीक है, मैंने पूछा तुम्हारे कमरे में वर्टाइसेस कितने, कोने कितने। तो अपनी मुंडी थोड़ी सी ऊपर उठाओ। अपने जिस भी कमरे में अभी तुम बैठे हो अपनी मुंडी को थोड़ा सा ऊपर उठाओ और देखो छत में टोटल 4 कोने हैं। आपके छत में टोटल 4 कोने हैं, बराबर। फिर आप अपनी मुंडी को थोड़ा सा नीचे लाओ। जिस ज़मीन पर आप बैठे हो, जो फ्लोरिंग है आपके घर में, उस फ्लोरिंग के भी टोटल कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। यानी कि क्यूबॉइड में वर्टाइसेस होती हैं 8। अब बात आती है एजेस की कि एजेस कितनी होती है। ठीक है, तो तुम देखो एजेस का मतलब होता है एक सिंपल सी सीधी सी लाइंस। तो आप काउंट करिए कि टोटल कितनी लाइंस आपको अपने कमरे में दिख रही हैं। तो अगर आप मुंडी उठाओगे तो आपकी जो छत है उस छत में आपको टोटल 4 लाइंस दिखेंगी। अगर आप मुंडी को नीचे करोगे तो आपको नीचे जो फ्लोर है उस फ्लोर में भी 4 लाइंस दिखेंगी। तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ आपके एजेस जो हैं वो 4 और 4 8 होते हैं, ऐसा नहीं। अब अपनी मुंडी को थोड़ा लेफ्ट घुमाओ। तो जब तुम लेफ्ट घुमाओगे तब तुम्हें दिखेगा कि अच्छा ऐसी 2 खड़ी खड़ी लाइनें भी हैं आपके कमरे में। जब आप अपनी मुंडी को राइट घुमाओगे तो पता चलेगा अच्छा राइट साइड भी ऐसी 2 खड़ी खड़ी लाइनें हैं। दीवार के कोने, है ना, दीवार के कोने। तो बेसिकली ऐसे टोटल कितने दीवार के कोने होते हैं, 4। तो टोटल आपके पास कितनी एजेस हो गई, टोटल एजेस हो गई हैं 12। खत्म। तो पेपर में इस तरीके का छोटा सा सवाल आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा टेबल ही भरने को आए। एक छोटा सा भी सवाल पूछा जा सकता है कि एक क्यूबॉइड में कितने फेजेस है, कितने वर्टाइजेस है, कितने एजेस है, फलाना फलाना, बस। और इसी के बेसिस पे आपको 4th कॉलम को फिल करना है, जिसमें बोल रहा है कि f प्लस v कितना होगा बताओ। तो f यानी कि 6, v यानी कि 8, तो 6 प्लस 8 इज गोइंग टू बी 14। फिर e प्लस 2 कितना होगा, तो e आपका 12 है और प्लस 2 करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 14। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल इसका भर लिया। फिर क्यूबॉइड तो देखो बहुत ही सिंपल चीज़ थी। ये इतनी सिंपल चीज़ है कि आप आसानी से, आप जिस कमरे में बैठे हो आप बैठे बैठे इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। बट अब बात आ रही है कुछ अजीबोगरीब शेप्स के बारे में जिनको आपने यूजुअली अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं देखा है। जैसे बोला जा रहा है ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड, आपका ट्रायंगुलर पिरामिड में वो पूछ रहा है कि उसके कितने फेजेस होंगे बताओ। तो व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रायंगुलर पिरामिड, मैडम क्या होता है ट्रायंगुलर पिरामिड। तो देखो ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब होता है कि नीचे से अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल शेप का दिखेगा। ठीक है, नीचे से अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल शेप का दिखेगा और उस ट्रायंगल के 2 कोनों को यूज़ करके आप एक दीवार खड़ी कर दो। ठीक है, फिर आप उसके अगेन बाजू वाले 2 कोनों को यूज़ करके एक और दीवार खड़ी कर दो और फिर सामने वाले 2 कोनों को यूज़ करके आप सामने से भी दीवार खड़ी कर दो। यानी कि एक तरीके से हट बना दो। ट्रायंगल के ऊपर आपने एक हट बना दिया, ऐसा आपने एक हट बना दिया ट्रायंगल के ऊपर, ऐसा एक हट बना दिया। ठीक है, एक हट टाइप का क्रिएट कर दिया। ट्रायंगल के आजू बाजू से भी देख रहे हो तो पूरा ट्रायंगल ही ट्रायंगल दिख रहा है, तो उसे कहते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। तो पूछ रहा है उसमें टोटल कितने फेजेस होंगे। कॉमन सेंस है,
जो सबसे नीचे में था उसका एक फेज, फिर आपने उसके दो कोने इस्तेमाल किए और आपने एक और फेज बना दिया, फिर आपने उसके अगेन ये वाले दो कोने इस्तेमाल किए, आपने एक और फेज बना लिया, फिर आपने उसके सामने के दो कोने इस्तेमाल किए और उससे भी एक दीवार खड़ी कर दी। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फेजेस होते हैं 4। कोई पूछेगा मैडम यहाँ पे वर्टाइजेस कितने होते हैं, तो मैं कहूँगी नीचे में जो ट्राइंगल बनाया था उसके 3 वर्टाइजेस, और उसके बाद हमने दीवारें खड़ी की, है ना, हमने दीवारें खड़ी की। तो जो आप दीवारें खड़ी करते हो सारी की सारी दीवारें एक ही पॉइंट पे आके मीट होती हैं। तो एक वर्टाइसेस यहाँ ऊपर में भी रहती है, एक वर्टाइस ऊपर में भी रहती है, तो टोटल वर्टाइसेस कितनी हो गई ट्राइंगुलर पिरामिड के केस में 4। अब बात आती है मैडम यहाँ पे एजेस कितने होते हैं, तो आपको एजेस काउंट करने पड़ेंगे। देखो नीचे एक ट्राइंगल पहले से था, तो उस ट्राइंगल में तो 3 एजेस पहले से रहेंगी, इस बात से एग्री करते हो। फिर हमने दीवार खड़ी कर दी, इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट को लेकर हमने दीवार खड़ी कर दी, ठीक है। तो ये चौथी एज और ये 5वीं एज। फिर आपने बी पॉइंट और सी पॉइंट को लेकर दीवार खड़ी करी, तो आप ये देखते हो कि यार बी पॉइंट में तो पहले से दीवार है, तो मुझको सिर्फ सी पॉइंट पे दीवार खड़ी करने की नीड है, तो दैट विल बी योर 6th एज। फिर आप बोलते हो कि ए पॉइंट और सी पॉइंट से भी दीवार खड़ी करनी है, तो आप ये देखते हो कि अरे ए पॉइंट पे तो पहली दीवार है, सी पॉइंट पे भी पहले से दीवार है, तो ए और सी में वापस से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जो क्रिएटेड है। तो टोटल कितने यहाँ पे आपके एजेस हो गए, नीचे का जो ट्राइंगल बना है वो हो गए 3, और आपने और 3 दीवारें खड़ी की, सो टोटल एजेस विल बी 6। तो f प्लस v जब आप करोगे दैट f प्लस वी इज गोइंग टू बी 8, और जब आप e प्लस 2 करोगे तो 6 प्लस 2 दैट विल बी गोइंग टू बी 8। तो इस तरीके से पेपर में एक छोटा मोटा सा सवाल आ सकता था कि ट्राइंगुलर पिरामिड में कितने f है कितने v है, ये सब बताओ, ठीक है, बराबर, ओके। जैसे कि देखो यहाँ बोल रहा है एक और पिरामिड ही बनाना है, बट उसकी बेस कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर। मतलब अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें नीचे का हिस्सा हमारी ट्रायंगल शेप का था, इस बार आप जो क्वेश्चन करेंगे उसका हिस्सा कैसा दिखेगा, एक स्क्वायर शेप का दिखेगा। और वो पूछ रहा है कि ऐसा पिरामिड जिसमें स्क्वायर शेप है, बताइए वहाँ कितने फेजेस होंगे। बहुत ही सिंपल है, देखो ये एक स्क्वायर शेप है, तो पहले हम लोग ए पॉइंट और डी पॉइंट को यूज़ करके दीवार खड़ी कर देंगे। कैसे खड़ी हो रहा है, देखो ये जो सारी शेप्स हैं ना, ये 3D शेप्स हैं, इनको इस तरीके से प्रॉपरली कॉपी में ड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट इस चार्ट को हमें क्योंकि कंप्लीट करना है तो इस तरीके का डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को अगर कोई रैंडम सवाल तुम्हारे पास एग्जाम में आ जाए तब तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ए और डी से आपने एक दीवार खड़ी कर दी, वो आगे जाके किसी पॉइंट पे मीट हो रही होगी। फिर आपने बोला मैडम डी और सी से भी दीवारें खड़ी होंगी, डी से तो पहले से ही खड़ी है, सिर्फ सी से खड़े करने की नीड है। वो दोनों दीवारें डी और सी वाली वो भी उसी सेम पॉइंट पे जाके मीट करती हैं, अलग अलग पॉइंट से मीट नहीं करते, सबके सब उसी सेम पॉइंट पे मीट करते हैं। फिर तुमने बोला मैडम सी और बी से भी दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, मैंने कहा यार सी से तो पहली खड़ी है, बी से खड़ी कर दो, तो सी और बी वाली दीवार भी उसी पॉइंट पे जाके मीट कर रही होगी। फिर तुमने कहा मैडम ए और बी से भी करना है, मैंने बोला देखो ए से भी खड़ी है बी से भी खड़ी है, तो तुमने बोला अच्छा मैडम मीट तो करवाओगी ना, मैंने बोला हाँ मीट तो मैं करवाऊंगी। तो बेसिकली नीचे की तरफ टोटल 4 कोने हुए जो कि एक स्क्वायर के थे, और ऊपर एक कोना हुआ जहाँ पे सारी की सारी दीवारें आकर मीट करें। तो इनडायरेक्टली आपके पास टोटल वर्टाइसेस इस क्वेश्चन में कितनी हो गई, 5 हो गई। और अगर कोई पूछेगा कि टोटल एजेस कितने हुए, तो देखो नीचे में वो चीज़ एक स्क्वायर शेप की थी, तो 4 एजेस तो वहाँ थे ही थे। फिर हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट पे दीवारें खड़ी की, तो ये 2 एजेस और हो गए। फिर हमने सी पॉइंट और डी पॉइंट से भी दीवारें खड़ी की, तो और 2 एजेस हो गए। सो टोटल एजेस कितने हो गए, 8। कोई पूछेगा कि बताओ फेजेस कितने हैं, तो देखो नीचे आपका एक स्क्वायर था, वो एक फेज।
फिर हमने ए और बी से एक दीवार खड़ी की, वो दूसरा फेज। फिर हमने बी और सी से दीवार खड़ी की, वो तीसरा फेज। फिर हमने सी और डी से दीवार खड़ी की, वो चौथा फेज। फिर हमने ए और बी से दीवार खड़ी की, वो पांचवा फेज। तो ये फेजेस कितने हो गए? 5। ठीक है, फेजेस कितने हो गए? 5। फिर अगर किसी ने कहा कि F प्लस वी करो, तो F प्लस वी कितना हो जाएगा? 10। किसी ने कहा E प्लस 2 करो, तो वो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 10। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी सी हिंट देती हूँ जिससे तुम्हें इतना सारा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कल को किसी ने कहा कि पिरामिड एक्चुअल में कैसा दिखता है, वो सब आपको विजुअलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिना विजुअलाइज किए आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। किसी ने कहा पिरामिड, तो आपको पूछना पड़ेगा, आपके दिमाग में तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन आना होगा कि मैडम इस पिरामिड का बेस, मतलब जिसके ऊपर ये पिरामिड खड़ा होगा, वो बेस कैसा दिखेगा। तो अलग अलग चॉइसेस हो सकती है। कोई बोलेगा कि यार मेरा बेस तो ना ट्राइंगुलर शेप का दिखेगा, या कोई बोलेगा कि मेरा बेस स्क्वायर शेप का दिखेगा, कोई बोलेगा कि मेरा बेस पेंटागन शेप का दिखेगा। वो अलग अलग बोल सकते हैं, कोई हेक्सागन भी बोल सकता है। तो ट्राइंगुलर का मतलब हम जानते हैं 3, स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं 4, और पेंटागन का मतलब हम जानते हैं 5, एंड सो ऑन। हेक्सागन का 6, हेप्टागन का 7। ठीक है, इट विल वेरी। ओके, अब आपको ये बताना है कि अगर हमने एक ट्रायंगुलर पिरामिड बनाया तो उसका F कितना होगा, उसका V कितना होगा, उसका E कितना होगा। आपको ये बताना है कि अगर आपने एक स्क्वायर पिरामिड बनाया तो उसका F कितना होगा, V कितना होगा, E कितना होगा। अगर आपने एक पेंटागन पिरामिड बनाया तो उसका F कितना होगा, V कितना होगा, E कितना होगा, आपको ये बताना है। डन। तो देखो, ऐसे केस में मैंने एक तरीका तो आपको ऑलरेडी करके दिखाया, ट्रायंगुलर पिरामिड और पिरामिड विद स्क्वायर बेस में पूरा ड्रॉ करके। एक हो गया वो तरीका कि आप पूरा ड्राइंग के थ्रू अपने दिमाग पे जोर डालो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। बट एक होता है डायरेक्ट तरीका। देखो क्या है, आपका बेस किस शेप का है आप वो सोचो। तो मैडम पहले वाले केस में मेरा बेस ट्रायंगुलर शेप का है। ट्रायंगल की टोटल कितनी वर्टाइसेस होती हैं? तुम बोलोगे मैडम ट्रायंगल में तो 5 कोने होते हैं। तो जो पिरामिड बनेगा उसमें, सॉरी 3 कोने होते हैं, मैंने गलती से 5 बोल दिया। जो पिरामिड बनेगा उसमें कोने एक ज़्यादा होंगे ट्रायंगल से। उसमें कोने कितने होंगे? ट्रायंगल से एक ज़्यादा होंगे, यानी कि ट्रायंगल का वर्टाइसेस होगा 4। कोई पूछेगा कि मैडम अगर हम एक ऐसा पिरामिड बनाएं जो स्क्वायर, जिसके बेस स्क्वायर शेप की हो, तो बताइए उसमें वर्टाइसेस कितने होंगे। तो स्क्वायर में 4 कोने होते हैं, तो पिरामिड में उससे एक ज़्यादा होगा, यानी कि होगा 5। कोई बोलेगा मैडम मैं एक ऐसा पिरामिड बनाना चाहता हूँ जो पेंटागन, जिसका बेस हो। पेंटागन मतलब कि खुद पेंटागन के पास 5 कोने होते हैं। तो जब आप पेंटागन से पिरामिड बनाएंगे तो उसके पास कोने कितने हो जाएंगे? 6, उससे एक ज़्यादा। तो जितने की बेस होती है, बेस के पास जितने कोने होते हैं, ठीक है, बेस वाले कोने, ठीक है, बेस वाले कोनों में अगर हम लोग +1 कर दें तो बेसिकली हमको पिरामिड के कोने कितने हैं ये पता चल जाता है। पिरामिड के कोने कितने हमें ये पता चल जाता है। डन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक कि पिरामिड के कोने कितने हैं हमको ये पता चल जाता है। यही सेम चीज़ और जितने कोने होते हैं, जितने पिरामिड के, ध्यान रखना, जितने पिरामिड के कोने होंगे, ठीक है, जितने पिरामिड के कोने होंगे, पिरामिड की फेसेस भी उतनी ही आएंगी। पिरामिड की फेसेस भी उतनी ही आएंगी। पहले वाले केस में पिरामिड के कोने 4 आए तो उसकी फेसेस भी 4 होंगी। दूसरे वाले केस में पिरामिड के कोने 5 आए तो उसमें फेसेस भी 5 होंगी। तीसरे वाले केस में उसके कोने क्योंकि 6 आए तो वहाँ फेजेस भी 6 होंगी। इससे आपको ड्रॉ करने वाली झंझट से आप बच गए। ठीक है, इससे आप ड्रॉ करने वाली झंझट से क्या हो गए? बच गए। अब दिक्कत आती है एजेस के विजुअलाइजेशन में। तो देखो, इस एजेस की कैलकुलेशन करने के लिए
आप ड्रॉ करके भी काम कर सकते हो, बट ड्रॉ करना, विजुअलाइज करना वेरी हैक्टिक। तो आपने एफ निकाल लिया, आपने वी निकाल लिया। अब ई को निकालने के लिए आप यूज़ करो यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि आपको दुनिया का कोई सा भी पिरामिड दे दे और उस पिरामिड का बोले कि एफ बता, वी बता, ई बता, तो फटाफट आप ये देखना कि उसका बेस किससे बना है। उसके बेस के बारे में आपको जैसे ही आइडिया हो जाएगा, आपको उसके वी भी पता चल जाएगा, आपको उसका एफ भी पता चल जाएगा, बट उसका ई पता करने के लिए गधे जैसे डायग्राम ड्रॉ करके मत काम करना। ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला का प्रयोग करना। एफ पता है, वी पता है, ई निकाल लेना। कैसे यूज़ करते हैं यूलर्स फॉर्मूला, कैसे पता लगाएंगे, ये मैंने नेक्स्ट वाले वीडियो में सिखाया है विद द हेल्प ऑफ 10.3 एक्सरसाइज। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे कि एफ दिया है, वी दिया है, ई निकालो, ई दिया है, एफ दिया है, वी निकालो। तो आप वो जो ई है वो यूलर्स फॉर्मूले से निकालना। ठीक है, कभी भी ये मत करना कि इमेजिन कर रहे हैं कि ई कैसा दिखेगा, ये वाली हरकत आप मत करना। ठीक है, तो ये जो मैंने लॉजिक्स दिए ये मैंने पिरामिड को लेकर दिए। अब वैसे ही पिरामिड के बाद एक और फिगर आता है, वो होता है प्रिज्म। वो फिगर क्या होता है? प्रिज्म। तो आपको मैडम प्रिज्म के लिए आप क्या कहेंगे, प्रिज्म के लिए हम क्या करें? तो प्रिज्म के लिए ये जो फॉर्मूला है ना, क्या मैडम यही सेम फॉर्मूला हम प्रिज्म के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? ये जो आपने लिखवा के दिया कि ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करना ही नहीं। अब लेकिन ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा के दिया, ये फॉर्मूला वैलिड है पिरामिड्स के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? पिरामिड्स के लिए। अच्छा ठीक है यार। हाँ, अब हम प्रिज्म के लिए क्या करें? प्रिज्म के लिए भी ऐसा कोई तिगड़म वाला कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? कोई ऐसा तड़कता भड़कता फॉर्मूला प्रिज्म के लिए? तो प्रिज्म के लिए हमारे पास ज़्यादा फॉर्मूला तो है नहीं, बट प्रिज्म के फेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। किसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास? प्रिज्म के फेस के लिए फॉर्मूला है। किसके लिए? प्रिज्म के फेस के लिए। अगर आपको प्रिज्म का फेस कैलकुलेट करना है कि इस प्रिज्म में कितने फेज होंगे, तो आप ये देखना कि जो आपका बेस है उस बेस के पास कितने कोने हैं। बेस वाले कोने में जितने भी उसके पास कोने होंगे आप उसमें +2 कर देना। तो जब आप उसमें +2 कर दोगे, ठीक है, जब आप उसमें +2 करोगे तो आपको फेस पता चल जाएगा किसका? प्रिज्म का। अब इस फॉर्मूले से देखो, मैं आपको ये चार्ट करवा के देती हूँ। बोल रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा। ट्रायंगुलर मतलब जो नीचे से ट्रायंगल शेप का दिखता है। तो उसके पास वो बोल रहा है कि बताओ फेजेस कितने होंगे। तो ध्यान रखना प्रिज्म है तो ट्रायंगल यानी कि 3 और प्रिज्म में ऐड करना पड़ता है +2, तो उसके पास फेजेस हो जाएंगे 5। पिरामिड एक ऐसा प्रिज्म चाहिए जिसकी बेस कैसी हो? स्क्वायर शेप की हो। तो अब स्क्वायर शेप की बेस वाला प्रिज्म, तो जो स्क्वायर होता है उसमें कितने कोने होते हैं? उसमें होते हैं 4 कोने। क्योंकि क्वेश्चन में प्रिज्म बोल रहा है तो +2 कर दो, तो उसके फेजेस कितने हो जाएंगे? 6। तो देखो प्रिज्म के फेजेस निकालने की ये एक छोटी सी प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, जब आपको ये छोटी सी प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक दिमाग में आपके घुस जाए तब अरे वाह, ये क्वेश्चन आपका हो जाता है सॉल्व। और बाकी इसके वर्टाइसेस और एजेस निकालने के लिए मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रही हूँ, ये प्रॉपर तरीके से आपको विजुअलाइज करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप विजुअलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 6 है, ये 9 है, और ये एडिशन वाला काम तो खैर आप कर ही सकते हो। जब आप प्रिज्म विद स्क्वायर बेस का विजुअलाइजेशन करोगे तो आपको पता चलेगा ये 8 है, ये 12 है, एडिशन करोगे तो ये 14। ठीक है, तो पिरामिड्स को बहुत इजीली बताया जा सकता है। प्रिज्म के केस में फेजेस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी छोटा सा एक लॉजिक, एक छोटा सा कंसेप्ट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूलर्स फार्मूला का जो एक इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम एक्सरसाइज 10.3 का जो सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन है हम लोग